देखो भाई, है ना, कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत चालकता क्या होती है ना, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, उसका नया टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। चाहे अगर पहला, इसके 2 रूल हैं, किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2। अगर पहले वाला रूल आता है तो आता है 1 या 2 नंबर का, है ना, और अगर इसका दूसरा नियम आता है तो वो आता है पूरा 3 नंबर का, है ना। कितने नियम हैं? 2 नियम, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी का दूसरा नाम होता है संधि का नियम। किसी भी नाम से आ सकता है, संधि का नियम, है ना। देखो किरचॉफ का संधि का नियम है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी सी बात बिल्कुल है। इस पे सवाल भी आ जाता है 1 नंबर का बहुविकल्पीय में, है ना। देखो अगर कोई हमारे पास परिपथ है, परिपथ किसको बोलते हैं? सर्किट, है ना। अगर कोई भी हमारे पास परिपथ है, डीसी परिपथ, 2 तरह के करंट होते हैं, एक एसी एक डीसी, है ना। अगर हमारे पास कोई डीसी सर्किट है तो उस सर्किट में क्या होगा? करंट कहीं से आ भी रहा होगा और कहीं जा भी रहा होगा। ये बात तो कन्फर्म है। जाएगा कब? जब कहीं से आएगा, है ना। तो कहीं से करंट आया भी होगा और कहीं पे करंट गया भी होगा, है ना। तो अगर मान लो इस पे, है ना, हम मानते हैं जैसे एक करंट इधर से आया, है ना, ये मान लो हमने एक पॉइंट उठाया ए, है ना, ये एक पॉइंट है, और इस पे मान लो इधर से 3 एम्पियर का करंट आया। कितना आया? 3 एम्पियर। यहाँ से कितना? 2 एम्पियर का करंट आया दूसरे रास्ते से। यहाँ से 4 एम्पियर बाहर निकल गया। भाई आएगा जाएगा, दोनों काम होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे मान लो कितना यहाँ पे है हमारे पास, कितने एम्पियर, कुछ भी मान लो, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं खाली, है ना, ये। और यहाँ पे हमने मान लिया क्या है? आई है ना। अब हमें ये बताना है आई की वैल्यू कितनी है ना, मतलब करंट इसमें आया कितना था वो बताना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ना, ये है इसकी संधि। संधि किसको कहते हैं? जोड़, जहाँ पे सारी की सारी रेखाएं या सारे के सारे जो भी वस्तु होते हैं एक दूसरे पे आके मिलती है। जैसे नदियाँ होते हैं, नदियाँ जहाँ मिलती है उसको भी संधि कहते हैं, है ना, या संगम कहते हैं, है ना। ये भी वही है ना, संधि क्या है? जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आके मिलेगी वो संधि होती है ना। तो यहाँ पे संधि पे आप ध्यान से देखो, अगर अंदर आने वाली जो भी चीज़ या जो भी करंट होगा वो लिया जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अंदर आया है। बाहर निकलने वाला जो भी होगा वो लिया जाएगा नेगेटिव, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे आई करंट जो था वो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। 3 देखो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 2 देखो कैसा होगा? 4 देखो कैसा होगा? नेगेटिव। और 1 देखो कैसा होगा? पॉजिटिव। बराबर में कौन आएगा? बराबर में कुछ भी नहीं बचा, बराबर में कुछ और तो नहीं बचा ना, है ना। और बराबर में कुछ और नहीं बचा, इसलिए बराबर में क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0, है ना। तो यहाँ पे आई 3 और 2 5 और 1 6 में से 4 घटाओ तो बराबर कितना? तो आई बराबर कितना आएगा? माइनस इतने एम्पियर, है ना। ये एग्जाम्पल था खाली, है ना। तो यही है बस किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम? किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग सदैव कैसा होता है? 0 होता है। या तो आप ये कह दो, आने वाली और जाने वाली दोनों का योगफल कैसा होता है? 0 होता है। या आप ये कह दो, है ना, कि आने वाली जो धारा होती है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है। देख लो चाहे यहाँ से, ये आई यहीं रखा, 3 यहीं रखा, 2 यहीं रखा, 1 यहीं रखा, ये सारी कैसी थी? आई 3 2 1, ये सारी कैसी थी? आने वाली। और इधर कौन है? जाने वाली कितनी है? 4, है ना। तो इन दोनों का जो योगफल होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है ना। ये आप ये कह दो, दोनों आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों बराबर होती है ना। ये है बस किरचॉफ का नियम। मतलब समझ आएगा? बिल्कुल आसान है, लिखो जल्दी से। किसी दिष्ट धारा
डीसी करंट किसी निर्दिष्ट धारा विद्युत परिपथ में, निर्दिष्ट धारा विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग सदैव शून्य होता है। सदैव शून्य होता है। माना I1, I2, I3, I4, I5 एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। तो एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। देखो जैसे अभी लिया था, I1, I2, I3 किधर भी ले लो आप निशान, कोई दिक्कत नहीं। I4 और ये I5, ऐसा ज़रूर नहीं है 5 लेने, 3 ले लो, 8 ले लो, 15 ले लो, आपकी मर्जी है ना। अब देखो I1, I2, I3, I4, I5 सारी की सारी एक ही बिंदु पे आके मिल रही है। नाम कुछ भी रख दो, मान लो बिंदुओं पे मिल रही है सारी आके, है ना। तो यहाँ पे देखो, तब किरचॉफ के नियम से क्या कहता है किरचॉफ का नियम, आने वाली का जो योगफल होगा वो जाने वाली के बराबर होगा। आने वाली कौन कौन सी है, I1, I2, I5, इनका योगफल I1, I2, I5 इनका जो योगफल होगा वो जाने वाले के बराबर होगा। किसके, I3 और I4, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ये है ना। ये आप ऐसा क्या था, देखो इसको भी इधर ले आओ, उसको भी इधर ले आओ। तो अभी बताया था जो दूर जाने वाले होते हैं उसमें माइनस आता है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस I3 तो माइनस I4 हो जाएगी। और क्योंकि ये दूर जा रही है तो उसके साथ नेगेटिव तो आएगा ही। ऐसे भी समझ सकते हो आप। लिखो जल्दी से। बिल्कुल चित्र बनाना है। ऊपर से हो गया होगा ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसका दूसरा नाम होता है लूप का नियम। लूप का नियम हाँ दूसरा नियम क्या, किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है। किरचॉफ इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट।
साइंटिस्ट का नाम है ये। लिखो जल्दी से, पहले लिख लो, थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए बाद में समझाऊंगा एक तरफा, पहले लिख लो थोड़ा सा, है ना। किसी बंद परिपथ के प्रत्येक बंद पाश ब्रैकेट में लिख देना लूप, प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा तथा धारा में लगे प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बराबर होता है। चित्र बनाएंगे पहले। तो बैटरी बना दिया आपने। हाँ, बैटरी बनाई, प्रतिरोध है, सही पहचान लिया तुमने, है ना। देखो प्रतिरोध है, हाँ, नाम रख दो उसका कुछ भी, ABCDEF, है ना। अब देखो, ये पहली बैटरी है प्लस माइनस, ये दूसरी बैटरी है प्लस माइनस। बड़े वाला निशान किसका होता है? पॉजिटिव। छोटे वाला किसका होता है? नेगेटिव का होता है ना। इसका नाम रख दो आप, इसका जो देखो वोल्टेज को ही लगभग विद्युत वाहक बल, एक चीज़ पढ़ी हमने, लिखा केवल अभी हमने, विद्युत वाहक बल लगभग वोल्टेज को ही कहते हैं। डिफरेंस क्या होता है अभी बताऊंगा, टॉपिक आएगा इसके बाद, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल आप ये समझ लो वोल्टेज को ही कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बैटरी है इसका वोल्टेज हमने मान लिया कितना है, E1, इसका मान लिया कितना है, E2। ये प्रतिरोध कितना है, R1, ये प्रतिरोध कितना है, R2। यहाँ पे जो प्रतिरोध है तीसरी भुजा में वो कितना है, R3। यहाँ पे आप बताओ एक बात, है ना, यहाँ पे जो धारा निकलेगी पहले सेल से, पहली बैटरी से जो धारा बनी है उसको नाम दे दिया हमने I1, इसमें से जो बनी है उसको नाम दे दिया हमने I2। तो यहाँ पे कितने जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो, I1 तो आई इधर से और I2 आई इधर से, तो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस, बताओ टोटल समझ में आया कैसे हुआ, है ना। I1 आई इधर से ऊपर से, I1 धारा इधर नीचे से, तो टोटल सबसे नीचे कितनी धारा गई है, I1 प्लस I2। इस वाली भुजा में भी कितनी, I1 प्लस I2, क्यों, क्योंकि आगे तो धारा चेंज नहीं हो रही, तो I1 प्लस I2 जा रही है अब यहाँ पूरे में। अब देखो इसके अंदर दो परिपथ हैं, कितने, दो। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है नीचे, दो परिपथ है ना। इन दोनों परिपथ में आपको, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। देखो क्या लिखा हमने, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक पाश या बंद लूप में बहने वाली धारा। पाश किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से बंद होता है। देखो यहाँ से चला, चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, इसको पाश बोलते हैं या इसको लूप बोलते हैं, है ना। तो बंद लूप में जितनी धारा बह रही है, कितनी, I1,
और जितना प्रतिरोध है कितना R1, इन दोनों का गुणनफल का योगफल किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो बराबर में कौन आएगा? E1। मैंने अभी बताया तुम्हें क्या कि E को ही V कहते हैं, वोल्टेज, है ना, और V का फॉर्मूला नहीं होता था कि V बराबर IR, और देखना यही नहीं है V बराबर IR, वही है ना, बस नाम अलग है ना। आप देखेंगे है ना, हम यहाँ पे ये है बंद पाश कौन सा? A B C D A, जहाँ से चले वहीं ख़त्म कर दो। A B C D A बंद पाश A B C D A में। अब देखो, या तो आप यहाँ से चलना शुरू करो इधर की तरफ, या आप यहाँ से चलना शुरू करो इधर की तरफ, कोई सी एक डायरेक्शन पकड़ लो, है ना। अब मान लो हमने इधर से चलना शुरू करा, ये पहला लूप था ना, अगर इसमें इधर की तरफ चल रहे हैं, बताऊंगा भी क्या क्यों चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, तो इसमें भी हमें इधर की तरफ ही चलना पड़ेगा, दूसरे वाले में, दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है ना। अब देखो, मान लो हमने चलना शुरू करा कहाँ से? यहाँ से, ध्यान से देखो, है ना। तो यहाँ पे जब हम इधर गए तो धारा कितनी मिली? I1 मिली धारा हमें इस वाली भुजा में। प्रतिरोध कितना मिला इस वाली भुजा में? R1। दोनों की गुना करेंगे, अभी बताया देखो ऊपर, है ना, दोनों की गुना करेंगे, है ना। फिर देखो इसमें तो आ गए, जब यहाँ पे थे ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, तो इसमें कौन सी प्लेट पहले मिली? माइनस वाली या प्लस वाली? माइनस वाली। और बैटरी कितनी थी? E1। तो यहाँ लिखा जाएगा E1 तो लिखेंगे लेकिन माइनस लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तो कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ से यहाँ जाओ, हम चल रहे थे किधर? देखो हम यहाँ से यहाँ आए, अब हम इधर जाएंगे, और धारा किधर जा रही? धारा इधर जा रही। तो अगर धारा की डायरेक्शन सेम है, जैसे इधर हम चल रहे थे, यहाँ से इधर डायरेक्शन सेम थी, हम भी इधर चल रहे थे, धारा भी देखो इधर ही चल रही है, और हम भी इधर ही चल रहे थे, तो यहाँ आया पॉजिटिव प्लस, है ना। लेकिन देखो अब यहाँ ये तो ख़त्म हो गया, अब हम नीचे आए, हम चल रहे हैं अब इधर और धारा चल रही है अब इधर, तो क्या आएगा? नेगेटिव। धारा कितनी दूसरे वाले में? I2। प्रतिरोध कितना? दोनों की गुना करेंगे, है ना। यहाँ पे बता कौन सी प्लेट पहले मिली? प्लस वाली पहले मिली, है ना। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्लस E2 बराबर में कुछ दे रखा, और इसके अलावा कुछ बचा? और तो कुछ नहीं बचा ऊपर वाली इसमें इतने में, तो बराबर में आएगा कौन? 0। यहाँ देखो कितना? I1 R1 माइनस I2 R2, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। ये कितना था? माइनस E1, उधर दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा E1 पॉजिटिव, ये प्लस E2 था, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस E2 बन जाएगा। बताओ समझ आए क्या बात? आप देख भी सकते हो, V बराबर फॉर्मूला था I इंटू R, V की जगह E लिख दो, क्या बन जाएगा? I इंटू R। E1 लिख देंगे तो I1 R1, तो देखना E1 की जगह I1 R1 ही नहीं है, और E2 की जगह I2 R2 ही नहीं है, मतलब बात ठीक है। ये था हमारा पहला लूप। अब देखो दूसरा, D C E F D बंद पाश D C E F D में। अब बताओ हम चल रहे हैं यहाँ से, मान लो यहाँ से चलना शुरू करा, ऐसे ही जैसे उसमें था सेम है ना। यहाँ से चले इधर की तरफ, डायरेक्शन धारा की भी इधर ही है देखो, तो क्या आएगा? प्लस, है ना। साथ में धारा कितनी है? I2, है ना। तो कौन आएगा? पहले आएगा I2, साथ में आएगा प्लस। प्रतिरोध कितना है? R2, तो I2 R2 हो जाएगा। फिर देखो पहले कौन सी प्लेट मिली? माइनस, तो क्या लिखेंगे? माइनस E2। यहाँ देखो उसके बाद हम पहुँच गए इस वाली भुजा में, धारा कितनी है इसमें? I1 प्लस I2, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ I1 प्लस I2। प्रतिरोध कितना है? R3, है ना। बराबर में कुछ और बचा देखना, और तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। बराबर में कौन आएगा? 0। अब बताओ I1 प्लस I2 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा?
I1 प्लस I2 के साथ यहाँ कौन सा निशान आएगा? जैसे यहाँ प्लस आया, यहाँ क्या आएगा? प्लस या माइनस? प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम इधर चल रहे थे, इसमें भी हम इधर ही चल रहे हैं, है ना? तो क्या आएगा? डायरेक्शन सेम है तो प्लस आएगा। यहाँ कितना I2 R2, ये कितना प्लस I1 प्लस I2 इंटू कितना R3 बराबर कितना? E2 को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? प्लस E2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बस इतना ही काम करना था। बताओ भाई क्या बात समझ? उतारो जल्दी से। इतना ही है किरचॉफ का नियम, बस सोल्व आगे करेंगे न्यूमेरिकल में। अभी तो इसका फोटो बनाओ सोना सा बिल्कुल। हाँ करना पड़ेगा फिर। कौन सी? अच्छा, आवेश वाहक की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए और इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, है ना? देखो आवेश वाहक की गतिशीलता, हेडिंग डालेंगे जल्दी से। आवेश वाहक की गतिशीलता इसकी परिभाषा भी देनी है और फॉर्मूला भी प्रूफ करना है इसका। देखो आवेश वाहक की गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे? म्यू, म्याऊ नहीं म्यू, है ना? फॉर्मूला होता है VD अपॉन E, ये फॉर्मूला है ना? म्यू बराबर VD अपॉन E। हाँ मोड में रखना है ना। VD क्या है? अनुगमन वेग। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे? सिंपल परिभाषा, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। याद होगी परिभाषा, है ना? आवेश वाहक किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी चालक के अंदर अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। लिखो जल्दी से परिभाषा। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। अंडरलाइन कर सकते हो उसको, मेन वर्ड है इसके अंदर। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात म्यू बराबर क्या बन जाएगा? फॉर्मूला भी तो लिखा था VD अपॉन, चाहे यहाँ से पढ़ लो। क्या? किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग मतलब VD और विद्युत क्षेत्र का अनुपात मतलब विद्युत क्षेत्र की बटेगा लिख दो, क्या हो गया? इसी को कहते हैं गतिशीलता, है ना? कौन सा? 1 नहीं है वो, ये मोड है। VD को ऐसे डब्बे से बंद कर रखा है ना। इसका मतलब होता है -3 होगा तो +3 हो जाएगा, है ना? वो वाला -2 है तो +2 हो जाएगा। हाँ यो म्यू है वो, ऐसा यू बनाओ और इधर मोड़ दो थोड़ा सा, है ना? और +2 का निकालेंगे तो -2 आएगा, है ना? नहीं आएगा, +2 ही आएगा। हाँ जी कर रहा है वैसे, हम जानते हैं, हम जानते हैं VD बराबर
वी डी का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये द्रव्यमान है मास, और ये है टो, मतलब होता है हमारे पास श्रांति काल। श्रांति काल नाम सुना था हमने, लगा सुना सा। हाँ, इसको प्रूव भी करेंगे हम, सब हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मोइन बात ना करे इससे, देखो इधर वीडी का मान यहाँ से देखो कितना है, ये पूरा है वीडी का मान, यहाँ से उठाओ वीडी का मान और इस पूरे की जगह रख दो यहाँ वीडी के, है ना। तो म्यू बराबर फॉर्मूला था, देखो ये वीडी अपॉन ई, लेकिन वीडी की जगह क्या लिख दें, ये ई अपॉन एम इंटू टो, ई अपॉन एम इंटू टो। अपॉन में कुछ नहीं है किसके, इसके, तो यहाँ मान लेंगे बस, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो म्यू बराबर कितना बन जाएगा बताओ, ई टो, और 1 में गुना करेंगे तो सेम ही है ना। अपोन में देखो कौन आएगा, एम ई या ई एम, इससे कैंसिल, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, ई टो अपॉन एम। अब देखो बाद में उतारे ना, मात्रक देखो, मात्रक ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मात्रक ही नहीं होता, इससे नहीं निकालते हैं, इससे निकालते हैं। चलो फॉर्मूला है ना, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। वी डी क्या है, अनुगमन वेग, मतलब वेग ही होगा ना, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग मतलब चाल ही होता है लगभग, बस एक ही फर्क होता है क्या, वेग में दिशा होती है, चाल में नहीं होती। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड, तो वीडी की जगह कौन आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड अपोन में ई का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, है ना। ई का फॉर्मूला था ना, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ का न्यूटन और बटे आवेश का कूलम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, गुना करो ऐसे, क्या हो जाएगा, मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड। ये बन गया इसका मात्रक। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। एम के एस में निकालना हो तो एम के एस में भी निकाल लेंगे फिर। एम के एस मात्रक ये है कौन सा, एस आई, है ना। एम के एस देखो, मीटर तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। यहाँ पे कूलम है, कूलम ही तो है ना। कूलम किसका मात्रक, आवेश का। आवेश का क्या फॉर्मूला, क्यू बराबर आई इंटू टी, तो आई की जगह एम्पियर, टी की जगह सेकेंड, तो यहाँ कूलम की जगह कौन आएगा, एम्पियर सेकेंड। न्यूटन, न्यूटन की जगह, न्यूटन किसका मात्रक, बल का, बल की जगह कितना आएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखें कितना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये कितना है, सेकंड, सेकंड को रखा एज इट इज़। अब ध्यान से देखना, इसके अपोन में तो था कुछ भी सेकंड स्क्वायर, इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लो अब की बार वन, ये भी पता होना चाहिए कहाँ मानना वन। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गई, यहाँ बचा मीटर एम्पियर सेकंड, मीटर एम्पियर सेकंड। अपोन में कौन बचा, देखो यहाँ 1 सेकंड था, ये ऊपर जाए, एक तो बच रहा ना सेकंड, वो ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये किलोग्राम मीटर बचा, वन में गुना होगी, सेम रहेगा, किलोग्राम मीटर, मीटर से मीटर भी कैंसिल, कितना आया, एम्पियर सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। वी मान निकाल दो, निकल गया बस।
एम्पियर की ए आ गई, सेकंड की टी आ गई, पावर 2 लगा दी, अपोन में कौन था, किलोग्राम, किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान, उसको मास कहते हैं, मास की जगह एम लिख दिया। तो कितना आ गया, एम ऊपर जाएगा तो m-1 T2 और a, या a को आगे भी कहीं लिख दो, उसको आगे भी, जिससे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये प्रूफ करना था, हो गया। लिखो जल्दी से। हाँ हाँ, सेकंड स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, सेकंड किसको, टाइम को कहते हैं, टाइम का पहला अक्षर टी लिख दिया, और पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर कितनी लिखी, 2 लिखी है। गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध। देखो, एक तो फॉर्मूला हमने प्रूफ करा है ना, हम जानते हैं म्यू बराबर कितना, वीडी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक तो ये फॉर्मूला है ना। एक और फॉर्मूला था हमारे पास कि देखो रिलेशन किस किस में निकालना है, ध्यान से देखेंगे, गतिशीलता में और विद्युत धारा में। गतिशीलता में निकालना है, गतिशीलता का फॉर्मूला लिख दिया। विद्युत धारा में निकालना है तो विद्युत धारा का फॉर्मूला लिखो, कितना, NeAVD होता था, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे VD की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लो VD की वैल्यू। भाई VD का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो उसमें, तो निकाल लो आराम से। VD का मान कितना आएगा, ये इधर भेज दो अपॉन में पूरे को, यहाँ VD को अकेला छोड़ दो, I/NEA। तो VD का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो म्यू बराबर VD की जगह कितना देखो, I/NEA, और अपॉन में कितना है, 1। तो म्यू बराबर है ना, एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, J बराबर I/, बताओ होता था क्या, किसका, धारा घनत्व का फॉर्मूला, J बराबर I/A। तो I/A इसको क्या कह दो, J अपॉन कितना, NEE। ये बन गया फॉर्मूला, दोनों में रिलेशन आ गया, बस इतना ही प्रूफ करना था, हो गया। दूसरा देखो, अभी पहले बाद में उतारना। गिर जान दस बताओ। ओमीय तथा अनओमीय परिपथ को समझाइए। ओमीय तथा अनओमीय परिपथ को समझाइए, है ना। पेपर में कभी कभी आता है, एक आध बार आ जाता है, ये वाला है ना, पेपर में कभी कभी आता है ना, लेकिन है बहुत आसान, इसमें याद भी नहीं करना आपको कुछ भी, है ना। देखो, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओमीय परिपथ एक है, अनोमीय परिपथ। कौन से होंगे, ओमीय, जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमीय परिपथ, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो अनोमीय परिपथ, है ना। ओम का नियम क्या था, विभवांतर और धारा का अनुपात एक कांस्टेंट रहता है, जिसको प्रतिरोध कहते थे, है ना। तो ओमीय परिपथ क्या है, जो ओम के नियम का पालन करेंगे, और अनोमीय क्या है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। मतलब लिखवाने की जरूरत है क्या इसको, इतना ही लिखना बस। चलो लिखो जल्दी से, ओमीय परिपथ उतारो, इसको उतारो तुम, मैं इधर लिख रहा हूँ। वे परिपथ जो, आवाज़ नहीं करनी, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं।
इन परिपथों के सिरों पर, इन परिपथों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात विभवांतर और धारा का अनुपात V/I कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, जिसको हम R बोलते हैं। कितना हो गया बताओ? यहाँ तक हो गया? ग्राफ बनाएंगे इसका, ओमीय परिपथ का ग्राफ है ना। देखो इधर चल रहा है हमारा धारा, इधर चल रहा है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचना है ना। ग्राफ इसलिए है। हाँ, ओमीय परिपथ का ग्राफ। अब देखो अभी हमने क्या कहा कि ओमीय परिपथ में होते हैं जो ओम के नियम का पालन करेंगे, मतलब जिनका ग्राफ कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना। कांस्टेंट होने का मतलब कैसा है? ऐसा बिल्कुल सीधा रहेगा, है ना। जब यहाँ पे धारा का मान कितना था? 10 था, तो वोल्टेज का मान कितना था? 15 था। ग्राफ यहाँ खींचा। जब वोल्टेज का 20 था, सॉरी जब वोल्टेज का 30 था तो धारा का 20 था, ग्राफ यहाँ खींचा है ना। आप यहाँ ऐसे इसको बाद में खींच लेना चाहिए आप, है ना। जब यहाँ 30 था, यहाँ 45 था, तो 30 और 45 यहाँ खींचेगा कहीं बीच में, है ना। फिर यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, 40 और 60 यहाँ खींचेगा कहीं, है ना। फिर क्या कर दो? इन सबको मिला दो, है ना। और मिलाने के बाद अगर ये कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है तो ओमीय परिपथ है, अगर सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हो रहा तो ओमीय परिपथ नहीं है। हो गया। एक काम करना भाई, है ना, यहाँ पे आपने आई लिखा ना, यहाँ वी लिखना और यहाँ आई लिखना, उल्टा लिख दिया हमने। सेम है, आई और वी के कुछ चेंज कर दो बस। उदाहरण में लिख देना। उदाहरण जैसे एक होता है जो तांबा होता है ना, वो भी ओम के नियम का पालन करता है, और जो टंगस्टन होता है वो जो बल्ब होता है ना 10 रुपए वाला प्रकाश का, पीले वाले जो बल्ब होते हैं, चाहे कितने वाला भी हो, है ना, उसके अंदर जो जंजीर सी लटकी होती है वो टंगस्टन होता है, वो नाइक्रोम होता है।
हीटर का तार। उसके बाद हेडिंग डाल के छोड़ देना अनओमीय परिपथ, जल्दी से। अनओमीय परिपथ, इसमें यहाँ एक चीज़ आ जाएगा बस, अनोमीय परिपथ जब हम लिखेंगे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, धारा का अनुपात नियत नहीं रहता है। घर से कर लेना, घर से लिख लेना इसको आराम से, है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। ये वोल्टेज और ये इधर धारा। उदाहरण में लिख देना, टॉर्च का बल्ब ट्रांजिस्टर आदि। भाई पहले ही परिभाषा सेम लिखनी है यहाँ से, है ना। अनोमीय परिपथ में यहाँ नहीं लगाएंगे और यहाँ भी नहीं लगाएंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ से ये ग्राफ बनाएंगे इधर से, और ये एग्जाम्पल लिख देना एक, बस छुट्टी हो गई। चलो बताओ, आया समझ। अपनी जो संगति है ना, संगति को बढ़िया रखा करो, अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, है ना। जैसे मान लो, है ना, आपने देखा होगा, है ना, अगर आप किसी वकील के पास चले जाओ कुछ काम से, है ना, तो आपको लगेगा यार वकील तो बहुत होशियार होते हैं, मुझे वकील ही बनना चाहिए था। आप किसी बाबा के पास चले जाओ, है ना, जो हाथ देख के ये बता देता है कि इसके घर में तो बहुत बीमारी है ना, या इनके घर में तो पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। वो सबके घर में होता है नॉर्मल, पैसे आएंगे रुकेंगे किसके पास, किसी के पास नहीं रुकते हैं, जाना ही है उनको। लेकिन उनका एक ट्रिक है, वो क्या है ना, तुम तो लोगों को बहुत अहमियत देते हो लेकिन लोग तुम्हें अहमियत नहीं देते, है ना। तुम्हारे घर में पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तुम लोगों से बहुत प्यार करते हो लेकिन लोग तुमसे जलते हैं, पड़ोसी। ये ऐसे ऐसी उनकी ट्रिक है सारी। तो आप जिस भी जगह पे जाओगे आपका मन करेगा वही बनने का, है ना। आप किसी, है ना, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं उतरते हुए गाड़ी से, इतना सारा, है ना, गाड़ियाँ चल रही 50 आगे पीछे, इतनी सारी सिक्योरिटी, है ना। आप सोच रहे हैं मन ही मन में मैं भी एक दिन जाके प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। टॉर्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर। अच्छा यहाँ अंकी बिंदु लगा देना है, ट्रांजिस्टर। अगर आप किसी नशेड़ी के पास बैठ जाओ, है ना, वहाँ आपको और अच्छा फील होगा, है ना, वो बतावेगा, है ना। हाँ, वो जैसे ही किसी को एक दो पुआ पिलाते हैं ना, जैसे शराब, है ना, शरीर में जाती है, तुरंत सारी की सारी सच्चाई बाहर आती है ना। तो अगर किसी भी शराबी से, है ना, आपको कुछ भी सच पूछवाना है, क्या कर दो, बस पुआ पिलाओ। हाँ पिलाओ। ये बढ़िया तरीका है ना। मैं अभी शायद कल परसों की बात है शायद, है ना, मुझे 2 लोग मिले थे, कुछ काम से आए थे घर पे, है ना। तो उनमें से एक अपने यहाँ पे कह दिया उसने, है ना, 2 थे तो उनमें से कह दिया, है ना। अब उन्हें उसी दिन पता चला मैं टीचर हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, नू कह जी इसे भी बताओ कुछ, देखो दारू पीता है बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ ऐसा था, देखो मेरे ख्याल से 38-40 साल का आदमी था वो, है ना। नुकिया जी से भी बताओ मुझे दारू पीता है। हाँ मैं कहा क्यों पीता है बता। वीडियो चलती रहने दो, वीडियो इसको भी डाल लेंगे यूट्यूब पे। तो है ना कि ये दारू पीता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना भाई, बताओ क्यों पीते हो दारू, है ना। नुकिया जी कोई बात नहीं, उससे बस अगर सच बताऊँ तो उससे दुख दर्द भूल जाए मैं, सारे जितनी टेंशन हो सारी टेंशन दूर हो जाए। फिर मैंने कहा कितनी देर के लिए, बस वही 2-3 घंटे के लिए। शराब का नशा 2-3 घंटे रहेगा, उसके बाद दोबारा आधी रात में फिर पानी पीने के लिए उठोगे, दोबारा फिर वही टेंशन शुरू हो जाएगी, अगले दिन फिर वही हो जाएगी, है ना। तो दारू पी के टेंशन भुलाने वाली जो आदत है ना, ये आप कब तक डाल के रखोगे। अगर कोई जैसे तुम्हें जाना है तो चले जाओ। अच्छा 8:30 का है आज, जब भी सुन रही इतने ध्यान से तो है ना। ये जो आदत है ना, ये सच में देखो, है ना, ये बहुत बेकार आदत है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो एक तो आप
70 रुपये तो कम से कम जाने हैं, ज़्यादा है ना, मिनिमम 70 हैं, इससे ज़्यादा है ना 140 तो जाते हैं, नहीं तो 2 से कम तो काम ही नहीं होता किसी का। हाँ है ना, तो अगर आप, लेकिन मान लो चलो है ना, हम 70 प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा, हाँ नमकीन के लिए है ना, अगर भाई 80 रुपये भी अगर आप डेली खर्च कर रहे हैं है ना, तो एक महीने में कितने हो गए, सीधा 2400 है ना। और ऐसा नहीं है कि डेली 70 ही जाने, कभी कभी 2 भी चले जाएंगे, कभी कभी 3 भी चले जाएंगे दिन में, जिस दिन मान लो कोई खुशी का माहौल है बहुत सारे दुख में पी लें, खुशी में तो भी है, फिर दुख में पी लें है ना, तो लगभग आप 2500 रुपये नॉर्मली है ना, आप दारू पे खर्च कर रहे हो, शराब पे है ना, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। हाँ फेफड़े खराब हो रहे हैं, ठीक भी नहीं होने के वे, चाहे जितना इलाज करवा लो, फिर अगर एक बार खराब हो गए तो है ना, इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। लेकिन है ना, जब मैं उसको समझा रहा था तो बीच में ही बोल रहा था, क्या अजी वैसे मुझे पता यो हानिकारक है, लेकिन फिर भी मैं पी रहा। चोरी का था एक आदमी। तो दारू पीने वाले लोगों को समझाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दारू पीने की बात कल को करेंगे।